थोड़ी देर के लिए हम दोनों बातचीत करेंगे। आप वो लोग हैं जो एक यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वो हैं जो एक यात्रा तय कर चुके हैं और कुछ दिनों बाद वापसी की यात्रा शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ एक शायर ने लिखा, तुम सुधा को खोजते हो, सुधा समझता अमृत, तुम सुधा को खोजते हो, मैं अमीर ढुलका रहा हूँ, अमीर को भी अमृत कहते हैं। तुम सुधा को खोजते हो, मैं अमीर ढुलका रहा हूँ, स्वर जहाँ पर मौन होते मैं वहां से गा रहा हूँ। फर्क मुझ में और तुम में सिर्फ इतना है बटोही, तुम जहाँ को जा रहे हो मैं वहां से आ रहा हूँ। ये जो एक यात्रा है, इस यात्रा को तय करना है। विनोद जी और उनके जो साथी हैं, उन लोगों ने एक बड़ा काम किया है यहाँ चांबा के इस क्षेत्र में कम से कम, कि शिक्षा की एक ऐसी अद्भुत अलग जगाई है जहाँ से बच्चों को सपने देखने के मौके मिल रहे हैं। अब बच्चे सपना देख सकते हैं, कुछ अच्छा करने का सोच सकते हैं और उसमें विनोद जी और उनकी टीम की सहभागिता रखती है और आपका सहयोग करती है। जैसा कि मुझे आज पता चला कि आज इन्होंने एक नया डिफेंस का एक बैच शुरू किया है या पूरा अकेडमी शुरू किया है, तो मैं थोड़ी देर के लिए उसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। आप लोग टीवी देखते होंगे, न्यूज देखते हो? आजकल न्यूज में क्या चल रहा है? यूक्रेन युद्ध। घर में जाओ तो टीवी में सबसे पहले ये लगता है यूक्रेन में क्या हुआ, रूस जीता, यूक्रेन हारा, लुहांस पे कब्जा हो गया, कीव पे कब्जा हो गया, मतलब लगभग सारे शहर आपने रख डाले। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि रूस ने आक्रमण करके गलत किया? एक भी लोग नहीं, एक भी लोग ऐसा, मतलब आप ये मानते हैं कि रूस ने बिल्कुल सही किया? क्यों? सर वो चारों तरफ से गिर रहा था। मैं आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब इसलिए करना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा सा हिस्सा लें। सवाल जवाब मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि आप कम से कम चीजों को जानें। आज आपको लगता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके बिल्कुल सही किया क्योंकि रूस नाटो में जाने, वो यूक्रेन नाटो में होना चाहता। लेकिन आपको पता है, जब रूस से यूक्रेन अलग हुआ था, उस समय यूक्रेन के पास दुनिया की तीसरे नंबर की न्यूक्लियर पावर थी। उसके पास इतने परमाणु हथियार थे कि दुनिया का कोई भी देश उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका ने उसको भरोसा दिया और रूस ने भी भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपने परमाणु अस्त्र सब खत्म कर दो, हम तुम्हारी जीवन भर रक्षा करेंगे। और वो बेचारा उनके विश्वास में आ गया और उसने क्या किया, अपनी जो डिफेंस थी, सबसे बड़ी ताकत थी, वो दूसरे के भरोसे में आकर रूस को दान कर दी और बाद में उसी रूस ने उस पर अटैक। तो यहाँ जो डिफेंस है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत होती है डिफेंस की। डिफेंस की जो एकेडमी इन्होंने शुरू की है, उसके लिए भाई विनोद जी के लिए एक बार ताली बजाओ। जिंदगी में डिफेंस का महत्व क्या है? एक देश है बहुत छोटा सा, इजराइल। आप लोग तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मात्र 85 लाख आबादी वाला देश। कितनी आबादी? 50 लाख। अपने इटावा से थोड़ी ज्यादा। इतना छोटा देश, और आपको पता है पूरी दुनिया में किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं है जो सोच भी ले कि मैं इजराइल पर अटैक करूं। इटावा जितने आबादी वाले देश की ताकत इतनी बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि उनकी डिफेंस पावर इतनी जोरदार है। दुनिया में इजराइल ही अकेला ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसकी सारी सीमाएं एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। पूरी दुनिया में कोई भी देश, एक परिंदा भी उसकी इजाजत के बगैर इजराइल की सरहद में नहीं घुसता। कोई मिसाइल, कोई हेलीकॉप्टर, कोई विमान, कोई रॉकेट, कोई भी चीज इजराइल की सरहद के भीतर तो कम से कम नहीं घुस सकती। और दुनिया का एकमात्र वो ऐसा देश है जो पूरी सारी सीमाओं को, जिसने अपनी को इतने कायदे से डिफेंड करा। तो
तो जिंदगी में डिफेंस का इतना बड़ा महत्व होता है। इजराइल एक देश है, उसको डिफेंस की इतनी बड़ी डिफेंस की क्यों जरूरत है? कभी पढ़ा आपने उसका? जर्मनी में एक शासक हुआ हिटलर, सबने सुना होगा। हिटलर यहूदियों का दुश्मन था। उसको लगता था यहूदी जो है दुनिया के ये इनको जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया। कितना? 6 मिलियन। जितनी आज यहूदियों की आबादी है उससे थोड़े से कम हिटलर ने मार दिया। और हिटलर के जो 9 रत्न थे वो गैस चैम्बर में बंद करके मारता था, गर्दन काट के मारता था, तमाम तरीकों से यहूदियों का मर्डर करता था। तो एक समय ऐसा आया कि जितने भी यहूदी थे उनको अपनी जान की, अपनी नस्ल बचाने का संकट आया। उन्हें लगा कि अगर हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया तो हम सारे लोग मारे जाएंगे, दुनिया में यहूदी का नाम नहीं है। उन लोगों ने अपनी एक छोटी टुकड़ी तैयार की और वो टुकड़ी लगातार युद्ध अभ्यास करती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इंग्लैंड ने शासन छोड़ा तो जो इजराइल है वो 3 टुकड़ों में बट गया, फिलिस्तीन, इजराइल और यरूशलेम, और एक हिस्सा अरब को चला गया। तो जो इजराइल था वो छोटा सा देश, इकट्ठे होकर रहने लगे क्योंकि वो इतने प्रताड़ित हो चुके थे कि उन्हें अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करना। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमको लगता होगा कि हम लोग बहुत मजे में, ऐसा लगता होगा कि हमारे यहाँ क्या है, वो हो रहा है रूस में, यूक्रेन में, हम लोग तो बिल्कुल एकदम सेफ। लेकिन विश्वास करिए, दुनिया में कोई भी आदमी कभी भी ये नहीं मान सकता कि वो हमेशा के लिए सेफ है। किस देश की आज के 3 महीने पहले क्या यूक्रेन में सोचा था? हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे, तो अनीता मैडम बता रही थी कि मैं जब यूक्रेन में अपनी बच्ची को छोड़ने गई तो इतना खूबसूरत देश था, इतना सुंदर, तो उसको देखने के बाद हमें लगा कि महीने 2 महीने यहीं रह के देख लें, इतनी बढ़िया जगह। और आज जब आप टीवी में उसी यूक्रेन को देखते हैं तो कैसा दिखता है? खंडहर। आप जब अपनी अंदर की ताकत को कमजोर कर लेंगे तो बाहर के लोगों को आप पर चढ़ाई करने का अधिकार मिलेगा। इसलिए जिंदगी में डिफेंस सबसे ज्यादा। जीवन में अगर आपको अपनी बचाव करना आ गया, अपनी रक्षा करना आ गई, तो आप सुरक्षित हैं, जीने के लिए आप तैयार। इजराइल में एक और बहुत अच्छा नियम है। वह एक नियम यह है कि वहां पर कोई भी बच्चा हो, कोई भी नागरिक 3 साल तक उसको फौज में नौकरी करनी है। लड़की को 2 साल और लड़के को 3 साल। हमारे यहाँ जैसे एनसीसी होती है, आप लोगों ने किया है कि नहीं? लेकिन एनसीसी में सिर्फ समोसे भी खाए होंगे, बटर खाए होंगे। एलएमजी किसने चलाई है? अच्छी बात। तो हम लोग, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग भी होती है वो खाना पूर्ति होती है। वहां पर जो ट्रेनिंग तो एकदम से वेल मेंटेन, पूरी तरह से सैनिक तैयार होते हैं। उसके बाद वो बैंक में नौकरी करे, किसी विभाग में नौकरी करे, लेकिन उसको सेना की पूरी ट्रेनिंग होती है ताकि कभी ऐसा हो देश पर अटैक हो, कभी कोई ऐसी दिक्कत आए तो वो सारे लोग सेना में जाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हो। तो चलिए, ये बात थी उस डिफेंस की जो हमारे लिए जरूरी है। देश दुनिया के, भारत में डिफेंस की जरूरी है। लड़कियां हैं, देखिए थोड़ा सा अलग बात है पर करनी जरूरी है। अमेरिका जो है, जितनी उसकी जीडीपी है, अपनी अर्थव्यवस्था का 4% हिस्सा केवल साइंस में खर्च करता है, नई नई चीजों को शोध करने में, नए हथियार बनाने में, नई दवाई बनाने में। और दुनिया में अमेरिका के बाद इजराइल ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा खर्च इनोवेशन पर करता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर आदमी वो है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, जो समय से आगे का आदमी। मैंने एक वीडियो बनाया, मुझे नहीं पता किसी ने देखा होगा नहीं। आज जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलोन मस्क, उस पर आज के 6 साल पहले
उस समय एलोन मस्क की कोई गिनती नहीं थी। तो मैंने उसकी कार्यशैली को देखा था कि ये बंदा किस तरह से काम करता है। तो 6 साल पहले मैंने बताया था कि जिस दिन ये आदमी ये सोच लेगा कि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा पैसे वाला बनना, अमीर बनना है, उसी दिन ये दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। क्योंकि आज ये सिर्फ टेक्नोलॉजी मतलब चीजें बना रहा है, पैसे नहीं कमा रहा। जिस दिन ये पैसे कमाने की सोचेगा उस दिन ये दुनिया में सबसे अमीर आदमी है। तो उसने भी क्या किया, वो भी हम लोगों को जैसा है। अगर आप लोग YouTube देखते हो तो उस पर देखना मेरी एलोन मस्क का रवि कुमार मनोज चैनल पर, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जो एलोन मस्क कभी उसकी 50 साल के आसपास उसको सर्च भी करो, एक अद्भुत आदमी है। मैंने आज तक दुनिया में जितने लोग देखे हैं उसमें से वो सबसे ज्यादा अलग करेगा। उसकी थोड़ी सी कहानी है, डिफेंस क्यों जरूरी। दक्षिण अफ्रीका एक छोटा सा शहर है प्रिटोरिया, वहां उसका जन्म हुआ है। शुरू से पढ़ने में बड़ा होशियार था, टेढ़ा सोचता था। जो लोग कुछ बड़ा करते हैं वो थोड़ा अलग सोचते हैं। तो वो जिस स्कूल में पढ़ने गया तो लड़के तो किताबें पढ़ने जाते थे अपनी किताब कॉपी लेकर। उसने क्या किया, पढ़ाई करते करते एक गेम, ब्लास्टर गेम बना, एक गेम खेलने वाला, और उस गेम को बनाकर उसने $500 में बेच दिया। अब लड़के के आसपास उन्होंने सोचा छोटा बच्चा, हम लोग तो अभी ABCD सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये तो सामान बना के बेचने में लगा, कमाने में लगा। तो लड़के उससे चिढ़ गए, उसको पकड़ के बहुत इतना मारा कि वो अस्पताल में भर्ती रहा कई दिन। आज भी वो जब सांस लेता है एलोन मस्क तो उस चोट की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। $500 में वो गेम बेचने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो दूसरे शहर गए। हमारे बीच हम जैसे आप आज बैठे हैं, जैसे ये बैठे, वैसे ही वो भी एक लड़का वहां गया। तो 10th के बाद 12th में आया तो उसे लगा कि कुछ नया करना है, तो वो अपने अपने तरह से ऐसे ही। जब उसने PhD में दाखिला लिया तो वहां ये बताया गया कि इंटरनेट जो है वो दुनिया में लागू हो गया, इंटरनेट चलने लगा। उसने इंटरनेट को समझा और उसने उसकी पढ़ाई घर आया, अपने पिताजी की जो थोड़ी बहुत खेती बाती होगी वो बेच के उसने एक छोटी सी कंपनी बनाई। उस कंपनी का काम था कि दुनिया में जो अखबार ऑनलाइन निकलते हैं उसको खबरें बांटना। तो उसकी कंपनी चलने के लिए खबरें बांटने लगा। वो धीरे धीरे साल के साल में उसकी कंपनी बहुत राइज कर, लाखों का टर्नओवर हो गया। इतने में उसको लगा कि अब मैंने बहुत कमा लिया है। खुशी मनाने के लिए दूसरे शहर गया। लौट के जब तक आया तो 4 जो उसके हिस्सेदार थे, यहाँ भी हर जगह होता है, तो 4 हिस्सेदार थे, उसमें 3 हिस्सेदार इकट्ठे हो गए और उसको अलग कर दिया। अब वो जब लौट के आया तो उसने कहा कि भैया ऐसा है, तुम तो कंपनी से बाहर हो चुके हो और ये तो अपने पैसे से तुम्हारा हिस्सा था, दूसरा काम बेचारी कंपनी। फिर उसने दूसरी कंपनी स्पेस एक्स, पेपल जो चलती थी पहले ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो वहां भी ऐसा ही हुआ। उसने शादी की, शादी करने के बाद जो हनीमून पर चला गया, लौट कर जब आया तो वो भी सारे एक हो गए। जैसे वो आया ज्वाइन करने के लिए, उसने कहा कि भैया अब आप कंपनी से अपना हिस्सा लो और निकलो। $165 मिलियन का चेक उसको लेकिन वो चेक लेकर उसके दिमाग में बात आई, ये दुनिया में झूठे लोगों की, यहाँ सब फ्रॉड, यहाँ सब आपकी मेहनत का खाने वाले हैं, यहाँ सब बेईमान है। लड़का ही था, उसको लगा ऐसा क्यों न करें कि दूसरी दुनिया बताई जाए। आम आदमी ये नहीं सोच सकता। उसने कहा कि मंगल ग्रह है, ऐसा करते हैं मंगल ग्रह पर नई दुनिया बनाते हैं, वहां सब ईमानदार लोग अपने रखेंगे और अपनी तरह से दुनिया चलाएंगे। अब जब उसने ऐसा सपना देखा तो उस सपने के लिए उसको मंगल ग्रह पर जाना था। अब उसने कहा मंगल ग्रह पर जाने के लिए क्या करें, तो पता चला कि रॉकेट की जरूरत होती है मंगल ग्रह पर जाने के लिए। अब रॉकेट कहाँ से आए, तो उसने पता लगाया दुनिया में सबसे सस्ता रॉकेट कहाँ मिलता है। तो पता चला कि रूस। तो मॉस्को गया, मॉस्को में उसने रॉकेट की कीमत बताई। तो रॉकेट की कीमत थी उस समय $8 बिलियन। और रॉकेट का ये नियम था कि एक रॉकेट केवल एक बार ही ऊपर जाता है,
उसके बाद तो बेकार हो जाएगा। तो उसने कीमत पूछी, उसने कहा $8 बिलियन। बोले और एक ही बार रॉकेट जाएगा, फिर बेकार, इतने पैसे उसके पास थे ही नहीं। तो उसने दूसरा दिमाग लगाया कि यार ऐसा करो, क्यों ना अपना ही रॉकेट बना लो, और ऐसा रॉकेट बनाओ जो एक बार उड़े, 2 बार उड़े, दिन भर उड़े, साला कभी खत्म ही ना। अभी सोच की तो बात है, वो भी लड़का वो लौट आया। लौटने के बाद अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो एडमिशन ले, साइंस की पढ़ाई करे, दूसरा ये खुद पढ़े। उसने 2 साल रात दिन लगते खुद पढ़ाई और इतना ज्ञान अर्जित कर लिया कि वो खुद के रॉकेट बना। अब उसने एक प्रयोग किया। नासा जो है उस समय अंतरिक्ष में जाने का प्रयोग कर रहा था। उसने कहा हम अपनी एक दुकान खोलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता था उससे पहले कि कोई आदमी घर में रॉकेट बनाने लगे। सरकारें रॉकेट बनाती थी बड़ी बड़ी, आदमी की औकात नहीं थी कि रॉकेट बना ले। उसने कहा हम खुद की कंपनी खोलेंगे, उससे ही रॉकेट बनाएंगे। उसने एक कंपनी खोली स्पेस है। उसके जरिए उसने पहला टेस्ट किया तो लोगों ने कहा साला पागल है, ये क्या है, ऐसे नहीं होता, ये तो तनकी है। उसने पहला प्रयोग किया, रॉकेट जो है उसके इंजन में जहां पर उसकी प्रयोगशाला थी वहीं आग लग गई। वो उड़ने से पहले ही ब्लास्ट, यानी उसका पहला प्रयोग। फिर उसने क्या किया, दूसरा प्रयोग किया। दूसरे प्रयोग में रॉकेट उसका उड़ा, आधी दूर तक गया और वहां जाके ब्लास्ट। उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जो कुछ उसका था सब गांव पर लग चुका था, सब कुछ उसका खत्म। अब उसने तीसरा फिर से इधर उधर से उधार लिया, लोगों से कहा साहब हम दे देंगे, आप इतने पैसे दो, मतलब लोगों से बड़ा उधार लेके तीसरा प्रयोग किया। तीसरा प्रयोग में रॉकेट उसका गया, अंतरिक्ष में भी गया, लेकिन जिस कक्षा में जाना था उस कक्षा में सही स्थापित नहीं हो पाया और ऑफ रूट हो गया। यानी जो उसका सैटेलाइट था वो गायब हो गया, उसका पता ही नहीं चला। वो प्रयोग भी उसका असफल हो गया। पूरी दुनिया ने कहा कि अब ये बेकार हो गया, ये कुछ नहीं, ये बर्बाद हो गया, अब इसको कोई नहीं बचा। लेकिन जो लोग हिम्मत वाले होते, जो लोग खुद को बचाना जानते, वो लोग कोई हिम्मत नहीं आती। उसने फिर से चौथा प्रयोग किया। पूरी दुनिया से कर्ज लेकर, उस पर इतना कर्जा था कि उसके बाद शायद उसको सुसाइड ही करना। उसने चौथा प्रयोग किया, उसका रॉकेट जो सैटेलाइट ले गया ऊपर और एकदम से सही अंतरिक्ष कक्षा में सैटेलाइट छोड़ के और लौट के धरती पर आ गया और फिर से तैयार हो गया कि दोबारा हो। यानी उसका प्रयोग जो था वो सफल हो गया। और नासा ने उसको $1.5 बिलियन देकर उसकी कंपनी को कहा कि अब तुम चलाओ, मैं सारा खर्चा देने को तैयार। यानी जिंदगी में जब भी कुछ आगे करना है तो अपने लिए भीतर से डिफेंस जरूर तैयार होना चाहिए, खुद को बचाने की ताकत जरूर होनी चाहिए, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है आप एक अच्छे नागरिक, एक मजबूत नागरिक बनकर रहिए। एलोन मस्क तो बहुत बड़ी चीज है। उसने तो आज तो स्थिति यह है कि अगर एलोन मस्क किसी भी कंपनी का केवल फोटो डाल दे अपने ट्विटर पर तो वो कंपनी एक ही रात में खरबपति हो जाती है। और किसी चीज का फोटो डालकर कहते दिस इज नॉट गुड, सवेरा तब होता है जब वो कंपनी दिवालिया हो जाती है। ये उसका पावर है एलोन मस्क का, 50 साल का आदमी। लेकिन वो क्यों इतना आगे गया? क्योंकि वो अपनी चीजों को टेक्नोलॉजी में बहुत मजबूती से आगे लेकर गए। वो ये समझ गया कि दुनिया में रहने के लिए बहुत जरूरी है जिस तरह दुनिया सोचती है उससे आगे का सोचें। और आप तरक्की तभी कर सकते हैं जब आप अपने समय से आगे बढ़ें। आप लोग कल का भविष्य, आप लोग जब बहुत अच्छा करने वाले हैं। किसी में जितने लोग बैठे हैं मुझे नहीं पता कि कौन क्या इसमें बनने वाला है। कोई IAS में बनेगा, कोई किसी जिले की शासन व्यवस्था संभालेगा, कोई SSP बनेगा, कोई फौज में लेफ्टिनेंट बनेगा, तमाम तरह के लोग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद सर की बात सही हो जाए। यकीन मानिए जो लोग बड़े बनते हैं वो आप जैसे ही किसी पेट से निकलते हैं।
दुनिया में कहीं से कोई आसमान से नहीं टपकता है। कोई आसमान से उतरा हुआ व्यक्ति आया है और वही बहुत विशेष बनता है। आप ही के बीच से कोई निकलता है। बस आपके अंदर एक बात, सुशील कुमार ने शेर कहा, उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से हो सकता है। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, इस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता। रास्ता हो जाएगा। जिंदगी एक मैनेजमेंट, एक प्रबंधन। जिन लोगों ने जीवन का प्रबंधन सीख लिया, आप विश्वास करें पूरी दुनिया में उनको कोई हराने वाला नहीं। और मैंने अब तक जितने भी लोग इस जीवन में पढ़े हैं, लाइफ का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट भगवान कृष्ण का, उससे बढ़िया किसी की लाइफ को भी मैनेज नहीं। कितनी कलाओं में आज तक कोई व्यक्ति एक कंप्लीट मैन, अब तक पूरी सृष्टि में सिर्फ कृष्ण को ऐसा माना गया कि ये कंप्लीट मैन है, पूर्ण पुरुष। आप जानते हो कि क्यों ऐसा? मैं ये नहीं मानता कि कृष्ण भगवान थे, एक पल के लिए छोड़ दो कृष्ण भगवान थे। सिर्फ इतना समझो कृष्ण एक इंसान है। कृष्ण का जन्म जितनी पीड़ा में हुआ, दुनिया में शायद ही किसी का इतना पीड़ा में जन्म हुआ होगा। जिसके माता पिता की शादी हुई, उसी दिन उनको जेल में पांव में बेड़ियां बांध के डाल दिया गया। उनके जन्म से पहले उनके 7 भाई पैदा होते ही कत्ल कर दिए गए। तो जो कितना कठिन जीवन रहा हो। कृष्ण पैदा हुए और सामने तलवार लिए वो खड़ा है उनको मारने के लिए। उन्होंने अपनी कुछ भी माया जाल फैलाया हो, कुछ भी किया हो, किसी तरह बचे। यानी उनको पैदा होते ही जीवन बचाने का अपना डिफेंड करा, खुद को डिफेंड करना पड़ा, अपने डिफेंस से उतरना पड़ा पैदा होते। वहां से निकलकर रातों रात गोकुल आ गए। सांप मिला यमुना में, पानी में, बिजली कड़क रही। एक बच्चा जो बिल्कुल हाल में पैदा हुआ, अभी कोई बच्चा पैदा हो, फिर उसको कोई टोकरी में रखे, फिर जमुना पार करके इतने गहरे में पानी बरस रहा, काली अंधेरी रात है। यानी पैदा होते ही उनके जीवन पर अनमोल संकट। लेकिन वो लड़ते गए, थोड़े बड़े हुए तो पूतना आई, सबसे लड़ते रहे। लेकिन इस लड़ाई के बीच बड़ा कौन होता है? जो संघर्ष के बीच भी जीने के रास्ते खोले। इतनी लड़ाई के बीच भी उन्होंने बांसुरी बजाना सीखा। इतनी लड़ाई के बीच भी उन्होंने दोस्ती करना सीख ली। इतनी लड़ाई के बीच भी उन्होंने लीडरशिप सीख ली। इतनी सारी विरोध के बावजूद उन्होंने प्रेम करना सीख लिया। यानी जीवन के सारे जो रंग थे वो जीते हुए उन्होंने जीवन से संघर्ष किया। और बड़ा यही जीवन का प्रबंधन है कि अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि झूला लाद के लेके आए और यहाँ बैठ के कच घर पहुंचे और रात में लगे घर वाले कह रहे सो जा। अरे नहीं मम्मी मुझे पढ़ना है, पढ़ के एक हफ्ते में बीमार हो गए। प्रबंधन बहुत जो लोग टॉप करते हैं। एक लड़के का मैंने इंटरव्यू IAS का इंटरव्यू था जिसने टॉप किया था, 22 साल का लड़का। उसने कहा था मैं केवल 3 घंटे पढ़ता हूँ, 24 घंटे में मैं केवल 3 घंटे पढ़ता हूँ। लेकिन 3 घंटे पढ़ता हूँ, ये नहीं करता हूँ कि AC चल रही है, घर में पंखा चल रहा है, इधर देख लिया उधर देख लिया, खेत में गेहूं कटने हैं तो वो न जाना पड़े तो किताब लिए बैठे। बचने के लिए नहीं। कृष्ण के साथ आप देखिए, गाय चराने उनको जाना है तो दिन भर गाय चरा। उस समय अब तो बहुत हाईटेक जमाना हो गया। पहले ये जमाना नहीं था कि बच्चे को 3 साल का हो तो पढ़ने बैठा। पहले जो बच्चा पढ़ता था वो 14-15 साल का जब हो जाता था उसके बाद पढ़ने मिल जाता था। कृष्ण जो है आपको मालूम है कब पढ़ने गए? जब गोकुल से मथुरा आ गए, कंस को मार दिया,
वहाँ के राजा बनने वाले थे, उससे पहले कहा कि इसको पढ़ाई की जरूरत है, तब उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। जापान में आज भी ये नियम है कि बच्चा 9 साल तक उनको किताबें नहीं पढ़नी, खेलो कूदो मजे करो, सेहत बनाओ, जो चीजें अच्छी लगे वो करो, उसके बाद पढ़ाई में। और टेक्नोलॉजी में आज जापान दुनिया के सबसे बड़े देशों में एक माना है। तो इसलिए जीवन में सबसे बड़ी जरूरत है प्रबंधन। आपके बीच से ही कोई बहुत महान व्यक्ति निकलेगा, आपके बीच से ही कोई बहुत बड़ा करने वाला निकलेगा, आपके बीच से ही कोई ऐसा निकलेगा। हमारे एक मासूम गाजियाबादी शायर, उन्होंने एक शेर कहा, सुनना, ये सबसे काम का शेर है। उन्होंने 4 पंक्तियां कही। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें, नस्लें समझते हो, जनरेशन, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें। वो वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। आप सब किसी न किसी गांव से, किसी न किसी कस्बे से आए हैं, आप उसके प्रतिनिधि हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप में वो क्षमता है कि आप भारत को तो सुंदर बनाएंगे, अपने गांव, अपने परिवार, अपने समाज को और बेहतर बनाएंगे। दुनिया में हम लोग एक बार आते हैं, सिर्फ एक जन्म मिलता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में बताया जाता है 7 जन्म होते हैं। मेरा मानना यह है कि ये जन्म तो आपको पता है, अगले जन्म का किसी को याद है। तो ये मान के चलो कि ये जीवन जो है आपको सिर्फ एक बार मिला। कितनी बार? एक बार। और इस एक बार के जीवन में सारी लीलाएं, सारी रचनाएं, जो कुछ करना है आपको इसी एक जीवन में। बहुत सारे लोग सोच रहे अरे अगले जन्म जब मिले तब बढ़िया करें, नाम तो आराम करें। समझो इस बात, ये एक जन्म मिला है, यही जन्म जो है आपका टर्निंग पॉइंट। कोई भी व्यक्ति जो ये सोचता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो समझ लो अपने साथ अन्याय कर। इसलिए आज से ही अपनी कमर कस के तैयार हो। आने वाला समय कोई नहीं जानता है। बांसुरी बजाने वाले कृष्ण को भी चक्र उठाना पड़ता है। हम लोग आज जो किताबें थामे, जरूरी नहीं है कि कल हम लोगों को किताबें ही मिलें। हो सके अभी वर्ल्ड वार हो जाए, अभी जो स्थिति चल रही है, तो रूस तो यूक्रेन की तरफ मिसाइल करेगा और चाइना इंडिया की तरफ करेगा। क्या पता कल हम सबको लड़ाई का हिस्सा बनना हो। इसलिए तो तैयार रखो, मजबूत रखो। भारत को आप जैसे युवाओं की जरूरत है। आपको अच्छी शिक्षा के लिए, आपको अच्छी तैयारी के लिए रिजल्ट तैयारी है। आप विनोद जी से जुड़ना है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी बैच के बाद कम से कम एक आध तो भारत को एक मजबूत सिपाही, एक अच्छा अधिकारी मिल जाए। मेरी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करें। आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो प्रेम स्नेह दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुसीबत में भी जीने के बहाने ढूंढ लेते हैं। मुसीबत में भी जीने के बहाने ढूंढ लेते हैं। कड़कती बिजलियों में आशियाने ढूंढ लेते हैं। सलीका जिंदगी का सीखना है उन परिंदों से जो कूड़े में पड़े गेहूं के दाने।